सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई होनी है। इसमें गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला करने से जुड़े दस्तावेज पेश करने हैं। 27 मार्च 2023 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ये दस्तावेज मांगे थे। इसके लिए 18 अप्रैल की तारीख दी गई थी। सरकार की तरफ से दस्तावेज पेश नहीं किए गए। तब जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के बेंच ने फटकार लगाते हुए सुनवाई की और उसके लिए 2 मई की आगे की डेट दे दी गई। 2 मई की सुनवाई में 9 मई की तारीख दे दी गई। इससे पहले पढ़िए सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जाहिर करते हुए कि आखिर क्या कहा, आखिर गुजरात सरकार क्यों डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाएगी। इस बात की पड़ताल आपको इसी वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बिल्किस बानो, ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति चर्चा में मुख्य केंद्र पर रखता है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। परंतु क्या एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट जब जिस तरीके से बात करता है तो क्या वो सही होती है? इस बात को समझने के लिए आज सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं या एक तरह से जो सज़ा काट चुके हैं उनके छूटने की, उनको एक तरह से जमानत देने की या बाइज्जत बरी करने की जो नींव है वो कहाँ से रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने फाइलें नहीं दिखाई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। आप रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य हैं। आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? अगर सरकार ने सब कुछ कानून के हिसाब से किया है तो सरकार को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बस यह देखना चाहते हैं कि दोषियों की रिहाई में कानून का पालन किया गया या नहीं। अब इसमें गुजरात सरकार का जवाब बता देते हैं आपको। ये जो अभी मैंने पूरा आपको वक्तव्य सुनाया ये था सुप्रीम कोर्ट का। अब इस पे गुजरात सरकार का जवाब भी बता देते हैं। कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू बोले, कई दस्तावेज गुजराती में हैं, इन्हें पहले सरकार खुद इन फाइलों को रिव्यू करना है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमने आपको रिव्यू से कहाँ रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। रिहाई का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट क्या कहता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट में 11 ऐसी टेबल्स हैं जिन्हें आधार बनाकर दोषियों को रिहा किया गया है। हमने इन टेबल्स और डॉक्यूमेंट को गहराई से पढ़ा तो पता चला कि दोषियों की रिहाई को लेकर ये दस्तावेज खुद ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में वो आधार बन सकता है जो बिल्किस की पिटीशन को मजबूत ही करेगा। 2 हिस्सों में तैयार हुई ये चेकलिस्ट, बता देते हैं आपको इस चेकलिस्ट के मेन बिंदु। रिहाई के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की गई थी। ये चेकलिस्ट रिहाई से पहले गुजरात सरकार की टेबल तक पहुंची और यह 2 हिस्सों में थी। इसका पार्ट 1 जो था इसमें 16 पॉइंट थे। इसमें रिहाई के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने से संबंधित पूरा जखीरा था। किस तारीख को कैदी या उसकी जगह जेल सुप्रिटेंडेंट ने रिमिशन की एप्लीकेशन तैयार की। रिमिशन का यहाँ अर्थ है रिहाई। कैदी कौन सी जेल में है, सजा सुनाते वक्त कोई अवधि जैसे 20-25 साल तय हुई थी। क्या केस में स्टेक होल्डर विभागों और एजेंसियों की राय ली गई? और इसमें पार्ट 2 ये भी आप समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हर कैदी को अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसमें 29 पॉइंट रखे गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और रिहाई की शर्तों के बीच तालमेल कम नजर आता है। अब इसमें जो पूरा मामला है इसमें सलाह लेना किससे जरूरी है? कानून के मुताबिक गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई के लिए 5 स्टेक होल्डर्स की राय लेना जरूरी था। 5 में से 3 ने रिहाई मंजूर कर दी, लेकिन 2 ने अपराध के स्वभाव को देखते हुए समय से पहले रिहा न करने की राय दी। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहां की विक्टिम यानी कि बिल्किस है, इन्वेस्टिगेशन टीम एजेंसी यानी कि CBI, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में सजा सुनाई, फिलहाल जिस जेल में दोषी बंद थे, CBI और मुंबई की सेशन कोर्ट ने कहा है कि अपराध बेहद क्रूर है, इस पर रिहाई नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच CBI ने रिहाई न होने के पक्ष में यह राय दी थी कि CBI के जवाब में कहा गया अपराध इतना गंभीर है और सतित है कि बिना किसी दया के इस मामले में अपनी ओपिनियन नेगेटिव देता हूं।
अपराधी को समय से पहले रिहा नहीं किया जाना चाहिए, इससे संदेश गलत जाएगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने सरकार के नियमों का हवाला देते हुए हत्या और गैंगरेप के आरोप की जो अपराध है इसकी सजा भोग रहे कैदियों को आजीवन कारावास मिला है। सरकार के नियमों के मुताबिक कैदी किसी भी हालत में रिहा नहीं किए जाना चाहिए। बिल्किस ने इलाके के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जेल ने रिहाई के पक्ष में जो राय दी है वह क्या है ये भी समझते चलते हैं। एक दोषी राधेश्याम शाह की रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी सिफारिश नहीं की थी। केस में सबसे संगीन आरोप राधेश्याम पर ही थे। सीबीआई ने सेशन कोर्ट की राय सबसे जरूरी क्यों है ये भी समझने का प्रयास करते हैं। इस मामले में 5 से 2 स्टेक होल्डर रिहाई के पक्ष में नहीं थे, जबकि 3 पक्ष में थे, यानी रिहाई के खिलाफ राय रखने वाली संस्थाएं अल्पमत में रही। लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं है, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस की कैटेगरी में आता है। ऐसे में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से समझते चलते हैं। पहली, मुंबई सेशन कोर्ट ने कैदियों के सभी गवाहों सबूतों के परखने के बाद सजा दी थी। सेशन कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखा था, यानी सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस अपराध को कम से कम उम्र कैद के पक्ष में थे। इसमें दूसरा बिंदु, गुजरात पुलिस ने बिल्किस की एफआईआर को क्लोज कर दिया था, यहाँ तक कि क्लोजर रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी। बिल्किस ने इस केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और वह अर्जी वहाँ मंजूर हुई। इसी के बाद ये केस सीबीआई के पास आया। सीबीआई ने छानबीन में बिल्किस के परिवार वालों की लाशें ढूंढ निकाली, जिन्हें नमक डालकर गलाने और खत्म करने के लिए गाड़ दिया गया था। उनकी मेडिकल जांच हुई। सेशन कोर्ट ने सीबीआई के सबूतों को आधार बनाया और सजा सुनाई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यकीनन दस्तावेजों को जांचने के बाद इस सजा को बरकरार रखा। बिल्किस के केस में गुजरात पुलिस पर न सिर्फ आरोप लगे बल्कि उनकी क्लोजर रिपोर्ट के उलट सीबीआई को सबूत मिले। इस केस में उन दोनों संस्थानों रिहाई के खिलाफ अपनी नेगेटिव ओपिनियन दी, जो इस केस के हर तथ्य और सबूत को गहराई से जानते थे। बाकी तीनों संस्थाएं उसी राज्य की हैं जिस राज्य की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी। सजा के साथ लगा जुर्माना भी किसी दोषी ने नहीं दिया। ये भी एक चौंकाने वाला फैक्ट है। 11 कैदियों को उम्र कैद और 6,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह रकम भले ही छोटी हो, लेकिन कैदी इसे नहीं चुकाता है, तो इसके एवज में वह कुछ महीने या साल की सजा और बढ़कर काटनी होती है। दस्तावेज में जुर्माना न देने का जिक्र है, लेकिन इसके एवज में उन्हें क्या सजा मिली है यह नहीं। साथ ही जेल में व्यवहार पर इससे क्या असर पड़ा है और यह भी नहीं। अपराध का नेचर रिहाई के लिए सबसे अहम है। समय से पहले रिहाई के लिए अपराध का नेचर सबसे महत्वपूर्ण आधार है। गुजरात सरकार के इस दस्तावेज में बिल्किस के खिलाफ हुए क्रूर अपराध के नेचर को एक तरह से छुपा लिया गया। बिल्किस की 3.5 साल की बेटी को पत्थर पर पटक कर मारने, एक दिन की एक बच्ची के कत्ल और प्रेग्नेंट बिल्किस के गैंगरेप जैसी डिटेल्स का उसमें जिक्र नहीं है। इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ भी गैंगरेप हुआ है। डॉक्यूमेंट में यह कहा गया है कि जजमेंट की कॉपी के मुताबिक गोधरा में कार सेवकों से भरी साबरमती गाड़ी एक्सप्रेस जलाने के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। पीड़ित और उनका परिवार हिंसा से बचने के लिए रणधीकपुर गांव से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। उन पर हिंदुओं की भीड़ ने केसरबाग के जंगल में हमला कर दिया। इससे पीड़ित के साथ रेप हुआ और दूसरी मुसलमान औरतों की हत्या कर दी गई। छुट्टी के बाद वापसी में देरी के लिए जेल प्रशासन ने ही दी थी चेतावनी। ये भी समझते हैं। रिहाई के लिए जेल कैदियों का व्यवहार भी बड़ा आधार है। इस दस्तावेज के मुताबिक जेल प्रशासन ने 11 दोषियों की रिहाई के पक्ष में राय दी थी। हालांकि इस दस्तावेज का एक हिस्सा दोषियों के व्यवहार पर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल की सुनवाई में सुनाया था। दोषियों को सजा के दौरान 3 साल की पेरोल दी गई थी। उसमें से हर साल की 1000 से ज़्यादा दिनों की पेरोल दी गई थी। एक दोषी को तो 1500 दिन की पेरोल भी मिली है। आप किस नीति का पालन कर रहे हैं? इसी पेरोल और फरलो से संबंधित सभी जो दस्तावेज हैं वह अब सवाल उठाने लगे हैं। एक दोषी गोविंद भाई अखम भाई को जून 2013 में पेरोल मिली थी, लेकिन उसने पुलिस को बिना बताए 22 दिन जेल से सरेंडर किया।
इसके लिए जेल प्रशासन ने उसे आधिकारिक वार्निंग भी दी थी। एक अन्य दोषी रमेश भाई रूपन भाई चंदाना 3 बार पैरोल पर गया। पहली बार 31, दूसरी बार 8 और तीसरी बार तो 122 दिन देरी से सरेंडर किया। फरलो मिली तो 27 दिन देरी से जेल में लौटा। हर बार उसे पुलिस के द्वारा वार्निंग मिलती गई। बाखा भाई खीमा भाई ने पैरोल में 5 बार और फरलो में 4 बार देरी से सरेंडर किया। राजू भाई बाबूलाल सोनी पैरोल खत्म होने के बाद 197 दिन तक गायब रहा। बिपिन चंद्रा कन्हैयालाल जोशी ने 2 बार देरी से सरेंडर किया। चिमनलाल भट्ट ने 4 बार देर से सरेंडर किया। प्रदीप रामलाल मेधिया ने 6 बार देरी से सरेंडर किया, जबकि शैलेश चिमनलाल भट्ट ने पैरोल और फरलो के पीरियड में 5 बार देर से सरेंडर किया। एक अन्य दोषी केसर भाई खीमा भाई वोहनिया ने पैरोल और फरलो के बाद 12 बार देरी से सरेंडर किया। इन सभी को हर बार आधिकारिक वार्निंग दी गई, एक तरह से चेतावनी दी गई। 11 दोषियों को बार बार पैरोल और फरलो के बाद लेट सरेंडर करने पर तकरीबन 44 बार वार्निंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की तारीख देते हुए कहा, सवाल ये है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग इसमें लगाया या नहीं। किस आधार पर यह फैसला किया गया? आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या इस तरह के मामलों में सरकार को दस्तावेज दिखाने की छूट दी जा सकती है? ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जा सकता है, तब सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्किस आज भी लड़ रही है और यह सर्वविदित है कि बिल्किस बानो के गैंगरेप के दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया। बिल्किस ने फौरन आरटीआई लगाई। उन्हें जानना था कि आखिर ऐसे कौन से मानक है, ऐसे कौन से मापदंड हैं जो गैंगरेप, सामूहिक नरसंहार और उनकी 3.5 साल की बच्ची को पटक कर मार देने वाले कातिलों को समय से पहले एक तरह से रिहा की छूट देते हैं। बिल्किस का केस लड़ रही एडवोकेट शोभा गुप्ता कहती है, बिल्किस को अब तक इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला। जिसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, जिसके पास रोने के लिए कोई क्लोज फैमिली नहीं बची, उससे किसी ने ना पूछा और ना ही उसे कुछ बताया। उसके दोषियों को एक तरह से रिहा कर दिया गया। पहले बिल्किस को गुजरात सरकार ने जानकारी ही नहीं दी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट जमा कराने में टालमटोल की जा रही है। क्या वास्तव में हमारे देश में जो ऐसे अपराध, जो ऐसे जघन्य और नरसंहार अपराध करते हैं, उनको समय से पहले सजा उनकी खत्म की जा सकती है या नहीं? और अगर की जा सकती है तो उसके लिए आवश्यक मानक, मापदंड, क्राइटेरिया क्या है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी तरह की तमाम जानकारी, तमाम सूचनाओं के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।